अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। आज हमने पढ़ना है कॉम्पिटिन इफेक्ट। कॉम्पिटिन इफेक्ट को पढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दूसरी ये बात, ये कॉम्पिटिन इफेक्ट जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको तकरीबन बीएस ऑनर, एमएससी, बीएससी 2 साल, एडीपी तमाम पेपरों में पूछा जाता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है और ख़ुद भी इसको जो है वो लाइक भी करना है वीडियो को। और मेरे जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर को भी आपने गौर से सुनना है। चलो गाइस, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिन इफेक्ट। कॉम्पिटिन इफेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉम्पिटिन इफेक्ट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फिटोन जो है वो रेज ऑफ फिटोन जो है वो एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आती है और रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती हैं, तो जो रेस्ट की हालत में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जानब चला जाता है और जो आने वाली रेज जो है फिटोन जो है वो भी एक जानब चली जाती है। तो जो फिटोन्स है वो एंगल थीटा बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन है, स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगल फाई बनाती है। तो आने वाला जो फिटोन है उसकी एनर्जी जो है वो उसका मोमेंटम जो होता है एच वी ओवर सी, और उसकी एनर्जी होती है एच वी। और इसी तरह से जो स्ट्राइक करने के बाद फिटोन एंगल थीटा बनाने के बाद जब ये आगे इसका मोमेंटम हो जाता है एच वी सी ओवर बार। चलो गाइस, अब हम शुरू करते हैं। आगे आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस the process the process in which the process in which the process in which the apparent change मतलब एक तब्दीली, apparent change in frequency in the frequency of photon on photon from scattering electron. This process is called Compton effect. Compton इफेक्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि एक खास किस्म का हमारे पास फिटोन होता है, उसकी एक खास किस्म की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाता है। और उस चेंज आता क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और ये कॉम्पटन इफेक्ट एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट, ए एच कॉम्पटन ने दरियाफ्त किया था या ऑब्जर्व किया या दरियाफ्त किया गया। और इस प्रोसेस को तकरीबन 1923 में ऑब्जर्व किया गया। 1923 में ऑब्जर्व किया गया। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या किया था कि इसने सबसे पहले जो है वो एक सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से जो है वो एक्स रेज आ रही हैं।
इसके साथ टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं। तो यहाँ पर ये है एक्स रेज। एक्स रेज का कोलाइड करने से जो मोमेंटम है वो है यहाँ पर एच वी ओवर सी। यहाँ पर एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और वी जो है यहाँ पर जो है वो वेव्स की या फिटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या वो कोलाइड करेगा। और सी हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी इंटेंसिटी है या फिर उसकी स्पीड है, किस जिस स्पीड से आ रहा है। और इसकी एनर्जी यहाँ पर है एच और वी। एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट और वी का मतलब है फ्रीक्वेंसी। जब ये स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो ये बना देता है, ये इसके साथ इसने कोलाइड किया तो यहां से कुछ इस तरह से इसने मूव करना है। ये था रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और ये था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज। हुआ क्या, सपोज कर लें अगर यहां से हम और इसने एंगल बनाया है, हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो इसने बनाया है फाई, और इसने ये एंगल बनाया है थीटा। थीटा हुआ क्या है, ये हमारे पास एक्स रेज थी, यहां से सोर्स से आ रही थी, ये हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स से ये रेज खारिज हो रही थी और ये रेस्ट पर यहाँ पर पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती है। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब इसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो खुद चली जाती हैं ऊपर की जानब, और ये स्कैटर हो जाती है एक्स रेज, और यहाँ पर इसका मोमेंटम हो जाता है एच वी ओवर सी। और ये भी इस जानब मूव करती हैं तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से इसका मोमेंटम भी, इसका मैस जो ये है इलेक्ट्रॉन है और इसका ये मैस है। और यहां पर कोलाइड करने से पहले या स्ट्राइक करने से पहले जो इसका मैस था इलेक्ट्रॉन का वो था हमारे पास m0 c। तो अब हमने इसको मैथमेटिकल सॉल्व करना है। तो सपोज कर लें कंसीडर कर लें, सपोज कर लें, कंसीडर दैट द फिटोन और या फिर एक्स रेज विद फ्रीक्वेंसी strike with the rest electron क्या करती हैं, सपोज कर लें कि हमारे पास कोई फिटोन है या फिर एक्स रेज हैं, ये क्या करती हैं, ये स्ट्राइक करती हैं, रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती हैं, टक्कर लगाती हैं, जिसे हम टक्कर मारते हैं, टक्कर मारती है ये। तो जब ये स्ट्राइक करती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी होती है v,
ये और स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड मेक एंगल। स्ट्राइक करने के बाद ये बनाती है एंगल। आई थिंक लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, जगह ना होने की वजह से, चलो कोई बात नहीं। जब ये फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है विद दी रेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड मेक and after colliding make angle थीटा। क्या होता है कि सपोज कर लें कि हमारे पास एक रेस्ट की हालत में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट की हालत में मौजूद है, और हमारे पास जो है वो एक रेज या एक्स रेज या फिटोन जो है वो जानब से आता है और उसको क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जब स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिकॉइल इससे जन्म हो जाता है और जो एक्स रेज हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं और ये एंगल बनाती हैं थीटा। तो एंगल थीटा बनाने के बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द mass electron at rest is है m naught स्केयर। क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में है तो उसका मास भी क्या है, m नॉट। और जब ये स्ट्राइक करता है आफ्टर कोलाइडिंग the mass of electron, बल्कि यूं लिखना चाहिए स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन इज है mc का स्केयर। यहां तक आपको मैं दोबारा शेयर करता हूं कि सपोज कर लीजिए कॉम्प्लेन इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फिटोन जो है वो एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या आता है, चेंज। और इस चेंज को ऑब्जर्व करने वाला कौन था, कॉम्पटन। इसने 1923 के अंदर इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उसने किया क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट की हालत में रखा और एक और उसके ऊपर जो है एक रिसोर्स या सोर्सेज एक सोर्स बनाया जहाँ से उसने एक रेज को निकाला और वो रेज थी एक्स रेज या फिटोन्स। वो एक्स रेज थी या एक्स रेज फिटोन पर मुश्तमल थी। वो जो है वो फिटोन जो था वो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के ज़रिए स्ट्राइक किया उसने किसके साथ, रेस्ट की हालत में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ। जब उसने इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट की हालत में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया तो उसने स्ट्राइक करने के बाद खुद क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया और उसने एंगल बनाया थीटा। और जो इलेक्ट्रॉन था उसने जो एंगल बनाया अपनी जगह से, जाहिर है ना, कोई भारी चीज़ अगर आकर लगेगी तो उसने अपनी चीज़ जगह तो मूव करनी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अगर किसी जगह पर बैठे हो तो एक जानब से कोई चीज़ आए तो आपको धक्का दे तो आप इसी एक जगह पर तो नहीं ना बैठ सकते। इसका मतलब यह है कि जब किसी चीज़ को कोई चोट लगती है तो उसने एक साइड पर होना होता है। सपोज कर लें जिस तरह से हमारे पास एक जगह पर गेंद पड़ी हो या फुटबॉल पड़ी हो तो हमने उसको किक लगानी आके, जब किक लगाएंगे तो एक जानब की फुटबॉल चली जाएगी और दूसरी जानब फुटबॉल किक लगाने वाला। तो इसी तरह से जो रेज जो हैं वो जब एक्स रेज या फिटोन्स जो हैं वो रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो जो रेज जो हैं वो एक जानब चली जाती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या आता है,
थोड़ा सा चेंज आ जाता है, माड़ा सा चेंज। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी, इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी एक जानब चला जाता है और क्या बनाता है, फाई, एंगल फाई बनाता है। और एंगल फाई के जो मोमेंटम था वो था कोलाइड करने से पहले hv/c, और इसकी एनर्जी थी hv। जब इसने कोलाइड किया तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, hv0c, मतलब hv/c। और इसकी जो इसका जो मैथ था वो हो गया हमारे पास, ये हमारा मैथ हमारे पास हो गया mc/2। ये कोलाइडिंग के बाद हुआ। तो आगे हमने इसको अब सॉल्व करना है मैथमेटिकल। सपोज कर ले, इधर ही कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, according to law of conservation, law of conservation, law of conservation, law of conservation of एनर्जी। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आती है, जब स्ट्राइक नहीं किया था तो जाहिर है उसकी जो एनर्जी हमारे पास थी वो थी हमारे पास hv+m0c का स्क्वायर, ये बराबर थी hv0+m का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू नंबर 1 आई और अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने इसका निकालना, ये हमारे पास थी एनर्जी। जब उसने कोलाइड करने से पहले हमारे पास एनर्जी थी hv+m0c स्क्वायर, और जब इसने कोलाइड किया तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो थी hv+mc का स्क्वायर। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक अब हमने निकालनी है मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास hv/c+0। सिफर क्यों आया है? सिफर यहाँ पर आने का मतलब यह है कि जो इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को किसी चीज़ ने अभी टच नहीं किया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये है कि जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहाँ पर नहीं है। तो ये बराबर है, जब कोलाइड करता है तो ये बराबर आ जाता है hv/c cos। एक मिनट, तो ये था हमारे पास। उसी सवाल को हमने इधर सॉल्व करना है, तो जगह नहीं है, जगह ना होने की वजह से वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इधर हम इसको लेते हैं अभी। तो अकॉर्डिंग टू law of conservation
कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम law of conservation of momentum along y axis along x axis along x axis along x axis अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आने वाली एक्स रेज का मोमेंटम हमारे पास है h लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 0 और ये बराबर है हमारे पास यहाँ पर 0। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट की हालत में होने की वजह से इसका जो मोमेंटम है वो 0 है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, ना ही उसने किसी के साथ कोलाइड किया है अभी तक, ना ही एक्स रेज ने अभी इसके साथ कोलाइड किया है। इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट की हालत में मौजूद है। रेस्ट की हालत में मौजूद होने की वजह से इसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसका मोमेंटम 0 है। तो जब इसने कोलाइड किया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब इसने एक्स रेज ने या फिटोन्स ने एक रेस्ट की हालत में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया तो इसका मोमेंटम हमारे पास आया जो ये वाला है एच बी सी कॉज थीटा प्लस एम वी कॉज फाई। अब यहाँ पर जो एम वी है ना, यहाँ पर एम वी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोलाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये वाला मैस, ये तो जो है वो वेलोसिटी एम कहते हैं कि, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस जो है यहाँ पर ये क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आगे हमें इसको सॉल्व करने हैं। देखते हैं कि अब हमने देखना है इसको अकॉर्डिंग टू y एक्सिस along y एक्सिस। along y एक्सिस जो है वो जो मोमेंटम हमारे पास आता है वो है along y एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास, ना ही इलेक्ट्रॉन, ना ही जो फिटोन जो अभी कोलाइड किया है, कोलाइड करने से पहले किसी किस्म का वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोमेंटम नहीं है, ना एक्स रेज का ना ही इलेक्ट्रॉन का। तो वाई एक्सिस के इर्द गिर्द क्या आएगा, 0 प्लस 0, ये बराबर है हमारे पास। और वाई एक्सिस के बाद क्या आती है, एच बी सी और एच वी सी साइन थीटा माइनस एम वी ओवर साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अभी तक फिटोन ने किसी किस्म का कोई फासला तय नहीं किया, अभी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं किया। तो कोलाइड नहीं किया तो इसका मतलब है उसने अभी स्कैटर्ड भी नहीं हुए, अभी उसने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया। तो जब उसने डायरेक्शन को चेंज ही नहीं किया तो उसका मोमेंटम कैसा, तो उसका कोई मोमेंटम है ही नहीं अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमारे पास ये मोमेंटम है, लेकिन वाई एक्सिस ट्राई करने से पहले हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अभी तक मोमेंटम हमारे पास नहीं है। अलॉन्ग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम हमारे पास नहीं है, तो ना होने की वजह से हम क्या लिखते हैं, 0। तो एक्स रेज का जो मोमेंटम है वो तो 0 हो गया। अब प्लस आना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी जो है वो रेस्ट की फॉर्म में है,
तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट की फॉर्म में जब होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, सिफर होता है। तो इसी को सिफर आ गया। आगे जो है यहाँ पर ये मोमेंटम उसका आ गया कोलाइड करने के बाद वाई एक्सिस के, और इसका साइन थीटा एम वी, और ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आया है, यहाँ से ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये वाला पहले यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे, ये गलत था, ये गलत था, ये ठीक है। तो यहाँ पर एम वी कॉस थीटा फाई एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है वाई एक्सिस के अलोंग, और माइनस यहाँ पर जो यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर माइनस क्यों है भाई, यहाँ पर माइनस इसलिए है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसे जा रहे हैं। जब कोई चीज़ एक ऑपोजिट होती है तो उसको हम नेगेटिव से ही जाहिर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आई 3, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आई 2, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आई ये वाली, ये हमारे पास आई 1। ये इक्वेशन हमारे पास आई 1, या दूसरे लफ्जों में इधर ही लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल बाय सॉल्विंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, जब हम इसको सॉल्व करते हैं या हल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है या जो वैल्यू हमारे पास आती है वो होती है, वो वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर, बल्कि इधर ही देख देते हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आती है, नजर तो आ रही, नजर नहीं आ रही इधर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है बाय सॉल्विंग इक्वेशन, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी गेट, हम क्या कर हासिल करते हैं, 1 ओवर वी नॉट, 1 ओवर वी प्लस एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आती है जब हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आती है। तमाम वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो अब हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है सी को, अब हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ सी, सी को दोनों जानब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा कुछ इस तरह का, सी ओवर वी नॉट, सी ओवर वी प्लस एच सी ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो अब हमने इसको
अब हमने इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करना है। सी हमारे पास बराबर है सी ओवर बी एम नॉट सी का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो बराबर होती है किसके, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास लैम्डा बराबर है, ये लैम्डा हमारे पास है बराबर है सी ओवर वी। तो अगर इसको हम ले जाते हैं इधर, तो ये और ये हमारे पास वैल्यू आएगी सी ओवर वी माइनस सी ओवर वी। अब हमने क्या करना है कि सी को उधर ले गए तो हमारे पास वैल्यू आई सी ओवर वी माइनस, ये पॉजिटिव था उधर माइनस हो जाएगा, सी ओवर वी बराबर है एच सी ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉज थीटा। और ये सी इस सी के साथ कैंसल हो जाएगी और इस जगह पर इसको हमने पुट कर देना है, इस जगह पर इसको नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा हम बराबर है सी ओवर, ये हमारे पास बराबर है एच ओवर एम नॉट का सी थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आती है। ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास अब आ रही है, जब हमने तीन इक्वेशनों को, इक्वेशन जो हमारे पास आई थी 1 2 3, पहली इक्वेशन थी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एक इक्वेशन आई। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे अलोंग एक्स एक्सिस और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी अलोंग वाई एक्सिस। और तीनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व किया। अच्छा चलो गाइस, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो अब हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस हमारे पास ये है, अब हमने कंडीशन नंबर 1 2 और 3 को अप्लाई करना है इस इक्वेशन के ऊपर। पहली कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में ये है कि सपोज कर लें कि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है 0। एंगल हमारे पास है 0। एंगल अगर हमारे पास 0 हो तो हमारे पास वैल्यू आती है देन कॉस 0 हमारे पास बराबर है 1 के। जब कॉस 0 1 के बराबर होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस जो है वो 0, कॉस का जो मतलब करने का ये है कि अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर होगा तब इसकी हमने वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास कौन सी है, ये है वैल्यू हमारे पास लैम्डा बराबर है हमारे पास एच ओवर एम नॉट सी माइनस कॉस 0। ये हमारे पास वैल्यू आई एच ओवर नॉट सी, ये क्या हो जाएगी, कैंसल। जब ये कैंसिल होगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बराबर है एम नॉट सी 0।
तो ज़ाहिर है जब एक वैल्यू सिफर सिफर जब सिफर किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है तो पूरी रकम को क्या क्या कर देती है, वो सिफर कर देती है। जब सिफर मल्टीप्लाई होती है किसी वैल्यू के साथ तो सारी वैल्यू हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है सिफर। तो है लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्या आएगी, सिफर। हमारे पास लैम्डे की जो वैल्यू आई है, जो रिजल्ट हमारे पास आया है जब हमने एंगल थीटा ज़ीरो पुट किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास लैम्डा सिफर आई है। अब सपोज कर लें कि हमारे पास जो है वो एंगल जो है वो है कंडीशन नंबर 1 होगी ये। अब हमने ऐड करनी है इसमें कंडीशन नंबर अब हमने कंडीशन नंबर 2, ये हमारे पास फार्मूला था लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर हमने अब पुट करना है कंडीशन नंबर 2 को। कंडीशन नंबर 2। अच्छा जी, कंडीशन नंबर 2, सपोज कर लें कि हमारे पास जो एंगल है वो है 180। जब एंगल हमारे पास 180 होगा तो हमारे पास ये देन ये कॉज हमारे पास आएगा, कॉज 180 बराबर होता है -1 के। तो अब हमने वैल्यू को पुट करना है, कैसे, फार्मूला इसी को इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है दोबारा से। ये तो बन गया हमारे पास लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी कॉज 180। हमें पता है कि जो लैम्डा है, लैम्डा 1 और कॉस 190 बराबर होता है -1 के। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1 -1। तो जो टोटली आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा लैम्डा एच एम नॉट सी। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास, क्योंकि वैल्यू आंसर माइनस वाला आई है ना, ये जिस तरह से ये वैल्यू आएगी जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ ऐसे, तो ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा लैम्डा 2h ओवर एम नॉट सी। ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये 2 कंडीशन थी जो हमने अप्लाई की और ये हमने अपना रिजल्ट निकाला। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है एंगल पर। एंगल को चेंज करने पर, एंगल अगर चेंज हो तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो उसका भी क्या होता है कि उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पटन एच कॉम्पटन था ना, उसने डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यू को कलेक्ट किया था और उसका उसने रिजल्ट निकाला था। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल पर, एंगल थीटे पर। तो लिहाजा आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि हर आने वाली केमिस्ट्री की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यह जो क्वेश्चन है ये बीएससी, एमएससी, एडीपी, बीएस ऑनर वाले तमाम दोस्त जो हैं वो कर सकते हैं। इतना ही लिखना होता है, जो दो कंडीशन लिखनी होती है और उसकी डेफिनेशन के बारे में लिखना होता है, जो एक्सप्लेन हुआ है वो लिखना होता है। अच्छा,
तो हम कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इतना ये पेपर में लिखना होता है, और ये 2 कंडीशन होती हैं जो हमने अप्लाई करनी होती हैं, और इसमें सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताना होता है। उसके बाद हमने ये बताना होता है कि ये वो कौन सा साइंसदान या केमिस्ट था जिसने इसको बयान किया था, और इसको देने वाला क्वांटम केमिस्ट्री के मुताबिक उसने ये बयान किया था, और कॉम्पटन इफेक्ट उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और दूसरी बात इसमें ये भी बतानी होती है कि हमने किस तरह से वो है जो हमने ये सारा परफॉर्म किया है। बस इतना ही लिखना होता है और इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।